Good evening, students. This video is related with the class 12th बोर्ड और इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज में सबसे पहले हम बात करेंगे जो बेसिक रूल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी बेसिक रूल में कई डेरिवेशंस हैं। तो बायो सैवर्ट जो लॉ है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक रूल है लेकिन ये हर जगह लगता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इसको बताने के पहले हम पहले बात करेंगे ऑर्स्टोड जो एक्सपेरिमेंट है। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहता है कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर कहीं रखा है, यानी कोई वायर जिसमें करंट फ्लो करती है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने प्रूव किया कि कैसे होती है। तो इतना एक्सपेरिमेंट हम डीपली नहीं जाएंगे, जो है टू द पॉइंट बात करना है। उन्होंने कहा कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। कितनी होती है ये नहीं बताया। तो कितनी होती है और कैसी होती है, कितना मैग्नीट्यूड होता है, वो हमारे बायो सैवर्ट लॉ से हमको मालूम चलता है। बायो सैवर्ट लॉ क्या कहता है, इसी के बिहाफ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि मान लीजिए कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिस पर हम करंट आई फ्लो करा रहे हैं। इस पर अगर हम करंट आई फ्लो करा रहे हैं और ये लॉन्ग वायर है, तो यहां पर हम किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर हमको फील्ड निकालनी है। तो देखिए वायर तो बहुत बड़ा है, हम इस बड़े वायर का निकालना संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लेंगे और उस छोटे से एलिमेंट का नाम दे देंगे DL। और बहुत बड़ा होगा तो वो तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है बाद में। फिलहाल इस DL से ये पॉइंट, इस पॉइंट में कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्टैंड होगी, यानी कितनी मैग्नेटिक फील्ड एराइज होगी, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके मिड पार्ट से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। और अगर ये पॉइंट हमारा थीटा एंगल पर है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर लेंगे। अगर ये वायर मान लीजिए ऐसे है तो इसको आप होल्ड कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर डाउनवर्ड होगा। तो आप यहां पर क्रॉस बना सकते हैं। क्रॉस का मतलब होता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, यहां पर हमने ये देख लिया कि इस पॉइंट पर फील्ड डाउनवर्ड है। अब इस डीएल एलिमेंट में करंट हमने फ्लो कराई और ये r डिस्टेंस पर अगर मान लीजिए एग्जिस्ट करता है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस छोटे से एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड एराइज होती है, क्रिएट होती है, उसको उन्होंने डीबी कहा। डीबी इज द मैग्नेटिक फील्ड। और वो किसके प्रोपोर्शन में उन्होंने देखा, करंट के। जैसे जैसे करंट बढ़ाते गए यहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती गई। तो उन्होंने ये पाया कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड जो एराइज होता है, यानी कि जो क्रिएट होता है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। करंट बढ़ाएंगे फील्ड बढ़ेगी, करंट घटाएंगे फील्ड घटेगी। फिर क्या देखा, फिर देखा कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर r बढ़ाएंगे तो फील्ड घट जाएगी, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में। और अगर r को हम घटाएंगे यानी कि कम करेंगे तो फील्ड कम, अगर r को कम करेंगे तो फील्ड हमारी बढ़ जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन में इसको हम देखते हैं। फिर तीसरी चीज होती है एंगल पर। एंगल पर तो एंगल पर हमने देखा साइन थीटा। ठीक है, इस एंगल को देखा कि साइन थीटा पे इसका इफेक्ट आता है। जब ये एंगल चेंज होता है तो ये फिर चीजें हमारी बढ़ती घटती हैं। और चौथा पॉइंट उन्होंने देखा कि लेंथ को बढ़ाने घटाने से, अगर ये डीएल से बढ़ा के थोड़ा और बढ़ा दिया जाए लेंथ, तो उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, यानी फील्ड जो है हमारा डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
कि ये 4 पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से हमारा फील्ड चेंज होता है। इन चारों पॉइंट को अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शन साइन है तो ये हमको सबको मालूम है, जब ये हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, उस कांस्टेंट का नाम हमने क्या दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये क्या लिख सकते हैं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है वो कांस्टेंट वैल्यू है, और म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि यहां पर वैक्यूम या कोई एयर है जहां पर ये म्यू नॉट हमको करंट फील्ड जो है हमको दे रहा है। ठीक है, कितनी दे रहा है वो उस पर डिपेंड करता है ये कि यहां मीडियम कैसा है। तो म्यू नॉट क्या है, मीडियम की परमिएबिलिटी है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, परमिएबिलिटी का क्या चीज होता है मतलब। तो अब ये हमारा एक इक्वेशन बन के आ गई, ये फार्मूला बन के आ गया। तो इसी फार्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल्स में लगाते हैं, लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है कि बायो-सेवर्ट लॉ को जो फार्मूला है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहां पर बहुत ही आसान तरीके से हम लिख सकते हैं। यहां देखिए, यहां ऊपर आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर साइन थीटा और अपॉन आर की पावर 3, क्योंकि आर नीचे करोगे तो आर क्यूब हो जाएगा। अब यहां ध्यान दें, डीएल और आर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, डीएल ये है, आर ये है। ठीक है, तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, क्लास 11 में आपने पढ़ा है। तो ऐसे ही कुछ ये भी है, डीएल और आर साइन थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर हम वेक्टर नोटेशन लगा देंगे। डीएल आर साइन थीटा को लिख सकते हैं डीएल क्रॉस आर, और इस पर वेक्टर नोटेशन लगा देंगे अपॉन आर क्यूब। ये हमारा जो फार्मूला आया या जो इक्वेशन आई, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म है बायो-सेवर्ट लॉ का। तो बहुत ही आसान है वेक्टर फॉर्म में लिखना। तो अक्सर जो है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ जाता है कि इसको आप बायो-सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, या बायो-सेवर्ट इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो बहुत ही आसान है लिखना। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जो परमिएबिलिटी है ये सब कभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ये भी एक चीज है, म्यू नॉट भी एक चीज है, उसका रिलेशन भी आगे आने वाला है। तो उसके बारे में हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।